विषय है हमारे पास भौतिकी के कक्षा 11 के अध्याय 13 यानी दोलन या ऑसिलेशंस के कुछ बहुत ही शानदार स्मार्ट रिवीजन नोट्स हैं। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है ये। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ये है कि हम इन नोट्स के हर एक पेज, हर एक परिभाषा और हर एक फॉर्मूले को बिल्कुल उसी क्रम में डिकोड करेंगे जैसे कोई बहुत अच्छा टीचर क्लासरूम में समझाता है। यानी हम बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे और पीडीएफ के अंतिम सूत्र तक जाएंगे। एकदम सही, कोई भी लाइन छूटेगी नहीं। तो चलिए नोट्स के पेज नंबर 2 से सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इस पेज पर सबसे पहली हेडिंग है आवर्ती गति और दोलन गति। तो जब कोई चीज बार बार एक ही गति दोहराती है, क्या ये दोनों शब्द एक ही बात है? ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही बारीक और बहुत जरूरी अंतर है। अच्छा। हाँ, नोट्स में सबसे पहले आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन को समझाया गया है। पीडीएफ की लाइन है वो गति जो निश्चित समय के बाद खुद को दोहराती है। इसका समय एकदम पक्का होता है। राइट। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी हर 365 दिन और कुछ घंटों में अपना एक चक्कर पूरा करती है। और शायद इसीलिए घड़ी की सुई भी। बिल्कुल, घड़ी की सेकंड वाली सुई जो हर 60 सेकंड में वापस उसी जगह पर आ जाती है। ये आवर्ती गति है, बस समय की पाबंदी। तो समय की पाबंदी समझ में आती है। तो फिर पीडीएफ की अगली लाइन जो है दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन, वो क्या है? यहाँ चित्र में एक बच्चा पार्क में झूला झूल रहा है और एक वायलिन का तार दिखाया गया है। हाँ, और यहीं पर अंतर स्पष्ट होता है। नोट्स कहते हैं कि दोलन गति वो आवर्ती गति है जिसमें वस्तु एक माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन के इधर उधर गति करती है। मीन पोजीशन मतलब इसे एक सेंटर पॉइंट या आराम की स्थिति समझ सकते हैं। जब वस्तु इस मीन पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे मोशन करती है तो उसे दोलन कहते हैं। अच्छा, जैसे ये वायलिन का तार जो चित्र में है। एकदम सही। जब तार को छेड़ा जाता है तो वो अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर जाता है, फिर वापस बीच में आता है, फिर नीचे जाता है। झूले के मामले में भी झूला बीच से आगे जाता है और फिर वापस पीछे आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है तो वो किसी सेंटर पॉइंट के आगे पीछे नहीं जा रही है, वो बस एक गोल रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली। इसीलिए भौतिकी का एक बहुत ही शानदार नियम बनता है जो नोट्स में हाईलाइट किया गया है। हर दोलन गति आवर्ती होती है, लेकिन हर आवर्ती गति दोलन नहीं होती। बिल्कुल, झूला आवर्ती भी है और दोलन भी। हाँ। लेकिन पृथ्वी का घूमना सिर्फ आवर्ती है, दोलन नहीं। ये बहुत ही स्पष्ट है। अब नोट्स के पेज 3 पर चलते हैं। यहाँ लिखा है कि इस गति को नापने के 2 जरूरी तरीके हैं, आवर्तकाल जिसे कैपिटल टी कहते हैं और आवृत्ति जिसे न्यू कहते हैं। हाँ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। और यहाँ वही मानव हृदय वाला उदाहरण दिया है कि एक स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में 75 बार धड़कता है और नोट्स में सीधे लिखा है कि इसकी आवृत्ति 1.25 हर्ट्ज है और आवर्तकाल 0.8 सेकंड है। ये गणित काम कैसे कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें इनका मतलब समझना होगा। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का सीधा सा फंडा है कि 1 सेकंड में कोई घटना कितनी बार हो रही है। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। मतलब 1 हर्ट्ज बराबर 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन। हाँ, अब अगर दिल 60 सेकंड में 75 बार धड़क रहा है तो 1 सेकंड में कितनी बार धड़केगा? बस 75 को 60 से भाग दे दीजिए। अच्छा, 75/60। हाँ, राइट। उत्तर आता है 1.25, यानी हर 1 सेकंड में दिल 1.25 बार धड़कता है। इसलिए आवृत्ति 1.25 हर्ट्ज है। और आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, सूत्र लिखा है T बराबर 1/ν। क्या वो इसका उल्टा है? एकदम उल्टा। आवर्तकाल का मतलब है कि एक पूरी धड़कन या एक पूरा दोलन होने में कुल कितना समय लगा। अगर 1 सेकंड में 1.25 धड़कनें हो रही हैं तो 1 धड़कन में कितना समय लगेगा? 1 को 1.25 से भाग दे दीजिए। तो 1/1.25 ये हुआ 0.8 सेकंड। बिल्कुल, यानी हर 0.8 सेकंड के बाद हमारा दिल एक नई धड़कन शुरू करता है। वाओ, ये काफी दिलचस्प है कि कैसे हम अपने शरीर को भी गणित के सूत्रों में ढाल सकते हैं। अब पेज 4 पर आते हैं। यहाँ विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है। पर नोट्स में एक जगह लिखा है कि विस्थापन सिर्फ दूरी नहीं है, ये वोल्टेज या दबाव में बदलाव भी हो सकता है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। विस्थापन का मतलब तो खिसकना होता है ना? बोलचाल में
हाँ, हम विस्थापन को दूरी ही मानते हैं। जैसे? पेंडुलम अपनी जगह से 5 सेंटीमीटर दूर गया। लेकिन भौतिकी में या इस पीडीएफ के अनुसार विस्थापन का मतलब है साम्यावस्था से मापी गई दूरी या बदलाव। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम या बैलेंस। जब हम ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स की बात करते हैं तो हवा के कण कितनी दूर गए ये उतना मायने नहीं रखता, बल्कि हवा के प्रेशर में कितना बदलाव आया वो विस्थापन है। अरे वाह! और जब घरों में बिजली आती है तो वोल्टेज का अपने औसत मान से ऊपर नीचे होना भी विस्थापन है। गणित के लिए ये सब एक ही चीज है, संतुलन से भटकाव। समझ गए। और यहाँ पेज 5 पर एक ग्राफ में साइन वेव दिखाई गई है। हाँ। और एक बहुत ही बड़ा सा समीकरण है, सरल आवर्त गति यानी SHM का गणितीय रूप। लिखा है xt बराबर a cos ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस फाई। हाँ, xt बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाई। ये समीकरण देखने में डरावना है, पर भौतिकी के सबसे खूबसूरत समीकरणों में से एक है। तो इसका हर एक प्रतीक शब्दशः क्या कह रहा है? चलिए इसे तोड़ते हैं। यहाँ x का मतलब है कि किसी भी दिए गए समय t पर वस्तु कहाँ होगी, यानी विस्थापन। a है आयाम या एम्पलीट्यूड यानी अधिकतम विस्थापन। वस्तु अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा कितनी दूर जा सकती है, जैसे झूले का सबसे ऊंचा बिंदु। बिल्कुल। फिर है ओमेगा, ये कोणीय आवृत्ति है जो बताती है कि गति कितनी तेजी से हो रही है। और सबसे दिलचस्प है फाई, जिसे कलानियतांक या फेज कांस्टेंट कहते हैं। ये जो फाई है, क्या हम इसे किसी फिल्म के शुरुआती सीन की तरह मान सकते हैं? मतलब जैसे हमने अपनी स्टॉपवॉच चालू की जब टाइम 0 था, तो उस वक्त कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? क्या पेंडुलम बिल्कुल बीच में था या किनारे पर था? अरे ये एकदम सटीक उपमा है। फाई हमें ठीक यही बताता है। वो फिल्म का ओपनिंग फ्रेम है। अगर पेंडुलम बीच में था तो फाई अलग होगा, और किनारे पर था तो फाई अलग होगा। राइट। अब इसी के साथ हम लॉजिकल फ्लो के लिए सीधे पेज 7 पर चलते हैं, जहां एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। एक महत्वपूर्ण नोट बॉक्स में लिखा है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। इसमें बहुत जोर देके लिखा है कि भौतिकी में त्रिकोणमितीय फलनों के लिए कोण हमेशा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ये इतना सख्त नियम क्यों है? ये एक ऐसी गलती है जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। देखिए, डिग्री इंसानों का बनाया हुआ एक पैमाना है। हमने एक गोल चक्कर को 360 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि प्राचीन काल में बेबीलोन के लोग 60 के गुणकों में गिनती करते थे। अच्छा, तो इसका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन रेडियन गणित और प्रकृति की अपनी भाषा है। रेडियन सीधे तौर पर वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस और उसकी चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ के बीच का अनुपात है। ये एक वास्तविक संख्या है। जब हम कैलकुलस करते हैं तो वे सूत्र तभी काम करते हैं जब कोण वास्तविक संख्याओं में हो। अगर आप कैलकुलस में 90 डिग्री रख देंगे तो गणित टूट जाएगा, क्योंकि वो बस एक मनमाना नंबर है। राइट। लेकिन अगर आप π/2 रेडियन रखते हैं तो वो एक वास्तविक दूरी को दर्शाता है। इसीलिए कोण हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए। ये सच में एक बहुत बड़ा फंडा है। डिग्री इंसानी भाषा है और रेडियन ब्रह्मांड की भाषा। चलिए अब पेज 6 पर वापस आते हैं। यहाँ इस जटिल गणित को विजुअलाइज करने के लिए एक चित्र है, एक वृत्त और परछाई का संबंध। हाँ, एक रूप वर्तुली गति और SHM का संबंध। मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब गोल गोल घूमने वाली चीज से हम आगे पीछे होने वाली गति को कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे विजुअलाइज करते हैं। चित्र में देखिए, मान लीजिए एक कण है जो एक संदर्भ वृत्त यानी रेफरेंस सर्कल पर एक समान चाल से घूम रहा है। ठीक है, एक सिक्का मान लेते हैं जो एक रिकॉर्ड प्लेयर पर गोल घूम रहा है। बहुत बढ़िया। अब उस सिक्के पर सामने से एक तेज टॉर्च जलाइए और सोचिए कि उस सिक्के की परछाई जो वृत्त के व्यास यानी डायमीटर पर पड़ रही है वो क्या कर रही है? सिक्का तो गोल घूम रहा है 2D स्पेस में। हाँ, लेकिन परछाई से एक सीधी लाइन में डायमीटर पे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जा रही है। बिल्कुल, वो परछाई बिल्कुल एक सीधी 1D लाइन में आगे पीछे हो रही है। और गणितीय रूप से उस परछाई की गति 100% सरल आवर्त गति यानी SHM है। ये तो बहुत ही शानदार है।
मतलब एक जटिल गोल मोशन को अगर हम परछाई के रूप में देखें तो वो एक सरल आगे पीछे का मोशन बन जाता है। और जो उस वृत्त की त्रिज्या होगी कैपिटल ए, वही उस परछाई का अधिकतम विस्थापन यानी आयाम बन जाएगा। इसी ट्रिक से हम एसएचएम के बहुत मुश्किल सवाल आसानी से हल कर लेते हैं। माइंड ब्लोइंग। तो अब पेज 8 और 9 की तरफ पढ़ते हैं, जहां एसएचएम में वेग और त्वरण यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का खेल समझाया गया है। हाँ, ये भाग थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। नोट्स में वेग का सूत्र है vt बराबर माइनस ओमेगा ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाई, और चित्र के माध्यम से बताया है कि वेग और विस्थापन में π/2 का कलांतर यानी फेज डिफरेंस होता है। इसका मतलब है कि जब विस्थापन सबसे ज्यादा होता है तब वेग सबसे कम होता है, और जब विस्थापन 0 होता है तब वेग सबसे ज्यादा। हाँ, नोट्स कहते हैं कि माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है जिसकी वैल्यू है ओमेगा ए, और चरम स्थिति पर 0 होता है। बिल्कुल। इसे झूले के उदाहरण से सोचिए। जब आप झूले के बिल्कुल बीच में होते हैं तो स्पीड सबसे तेज होती है। राइट, और जब झूला सबसे ऊपर पहुंचकर एक पल के लिए रुकता है तब वेग 0 हो जाता है। ये तो एकदम रोजमर्रा के अनुभव जैसा है। लेकिन जो पेंच है वो त्वरण यानी एक्सेलरेशन में है। पेज 9 पर सूत्र है at बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर xt, और इसका महत्वपूर्ण नियम लिखा है कि त्वरण की दिशा हमेशा माध्य स्थिति की ओर होती है। अगर x धनात्मक है तो a ऋणात्मक होगा। बिल्कुल। पर मेरी उलझन ये है कि जब झूला चरम स्थिति पर है, एकदम रुका हुआ है, वेग 0 है, तो नोट्स कहते हैं कि उस समय त्वरण अधिकतम होता है। अगर कोई चीज रुकी है, स्पीड 0 है, तो वो एक्सेलरेट कैसे कर सकती है? हाँ, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। उलझन इसलिए है क्योंकि हम आम भाषा में त्वरण का मतलब स्पीड बढ़ना समझते हैं, लेकिन फिजिक्स में त्वरण का मतलब है वेग में बदलाव की दर, और ये बदलाव हमेशा किसी बल या फोर्स के कारण आता है। तो किनारों पर ऐसा कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण को सोचिए। जब झूला सबसे ऊपर होता है, आप एक पल के लिए रुके जरूर हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको पूरी ताकत से वापस बीच की ओर खींचने की कोशिश करता है। अच्छा। वो जो वापस खींचने वाला बल है वो उस समय सबसे ज्यादा है, और जहां बल सबसे ज्यादा होगा वहां त्वरण भी सबसे ज्यादा होगा। तो त्वरण सिर्फ स्पीड नहीं है बल्कि वापस खींचने वाला वो झटका है। जब हम सबसे दूर होते हैं तो वो अदृश्य रबर बैंड सबसे ज्यादा खिंचा होता है, इसलिए उसका झटका सबसे ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। विस्थापन जितना ज्यादा, वापस खींचने वाला बल और त्वरण उतना ही ज्यादा, और हमेशा उल्टी दिशा में। इसीलिए सूत्र में वो माइनस का चिन्ह है। जाती है जहां बल का नियम है हुक का नियम या हुक्स लॉ। यहाँ सूत्र है F बराबर माइनस kx। हाँ, जहां k बल नियतांक है, इसे ही प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि यह वस्तु को वापस केंद्र में लाता है। बिल्कुल। और नोट्स में इसके 2 सूत्र और हैं, k बराबर m ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बराबर √k/m। राइट। अब जहां बल है वहां ऊर्जा तो होगी ही। पेज 11 पर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, जिसे कैपिटल K से दर्शाया है, और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U के सूत्र है। यहाँ बाउंस होती बास्केटबॉल और स्प्रिंग का चित्र भी है। हाँ, तो जब ऊर्जा रूप बदल रही है तो कुल ऊर्जा का क्या होता है? पेज 12 पर एक एनर्जी बाउल का ग्राफ दिया है, जहां कुल ऊर्जा संरक्षण को समझाया गया है। सूत्र है E बराबर K प्लस U बराबर हाफ KA², जो कि नियत या कांस्टेंट रहता है। इस एनर्जी बॉल को आप कैसे देखते हैं? ये तो मुझे बिल्कुल एक बैंक अकाउंट की तरह लगता है। अच्छा, बैंक अकाउंट कैसे? मतलब मान लीजिए आपके पास कुल 1000 रुपए हैं। ये आपकी कुल ऊर्जा है जो फिक्स्ड रहती है। अब ये पैसा या तो आपके हाथ में कैश हो सकता है, जिसे गतिज ऊर्जा मान ले, या फिर ये फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD के रूप में बैंक में जमा हो सकता है, जिसे स्थितिज ऊर्जा मान ले। बहुत बढ़िया उपमा है। तो जब झूला किनारों पर होता है तो सारा पैसा FD में चला जाता है, और जब बीच से गुजरता है तो FD टूट जाती है और सारा पैसा कैश बन जाता है। लेकिन दोनों का जोड़ हमेशा 1000 रुपए ही रहता है। क्या बात है, बिल्कुल सही। फिजिक्स में इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। घर्षण ना हो तो कुल ऊर्जा कभी नहीं बदलती, बस एक रूप से दूसरे रूप में शिफ्ट होती है। और हाँ, ध्यान दें कि कुल ऊर्जा आयाम a के वर्ग यानी स्क्वायर पर निर्भर करती है, हाफ k²।
मतलब झूले को 2 गुना पीछे खींचेंगे तो ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अब पेज 13 और 14 पर आते हैं, जहां वास्तविक दुनिया के उदाहरण है कमानी यानी स्प्रिंग और सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम। पेज 13 पर स्प्रिंग के दोलन का सूत्र है T बराबर 2 पाई √m/k। ये सूत्र सीधे तौर पर बताता है कि अगर भारी द्रव्यमान m लटकाएंगे तो दोलन धीमे होंगे, T बढ़ जाएगा, और अगर स्प्रिंग कठोर है यानी K ज्यादा है तो दोलन तेज होंगे। और यहाँ उदाहरण 13.6 का भी जिक्र है कि स्प्रिंग को श्रेणी या समांतर, सीरीज या पैरेलल में जोड़ने पर प्रभावी के बदल जाता है। हाँ, वो एक अलग गणित है, पर सिद्धांत यही रहता है। अब पेज 14 सरल लोलक, इसका सूत्र है T बराबर 2 पाई √L/g। पर नोट्स में एक बहुत बड़ी शर्त लिखी है कि यह केवल छोटे कोणीय विस्थापन के लिए सही है। ब्रैकेट में है साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर। ये बहुत जरूरी है। हम SHM का गणित तभी लगा पाते हैं जब हम मानते हैं कि साइन थीटा लगभग थीटा है। ये सिर्फ छोटे कोणों लगभग 10 से 15 डिग्री तक ही काम करता है। मतलब हम पेंडुलम को पूरा ऊपर तक खींचकर नहीं छोड़ सकते। मोशन तो होगा, पर वो सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगा। उसका गणित बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, अब नोट्स के सबसे दिलचस्प तथ्य पर आते हैं। पीडीएफ में स्पष्ट लिखा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता। हाँ, मतलब ये दिमाग हिला देने वाली बात है। क्या सच में हाथी और चींटी को एक ही लंबाई की रस्सी पर झुलाने पर आवर्तकाल समान होगा? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सूत्र को देखिए। T बराबर 2 पाई √L/g। क्या इसमें m है? नहीं, सिर्फ लंबाई L और गुरुत्वाकर्षण G है। बस यही रहस्य है। गुरुत्वाकर्षण भारी और हल्की दोनों चीजों को एक ही दर से खींचता है। हाथी को हिलाने के लिए ज्यादा बल चाहिए, लेकिन उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही ज्यादा होता है। दोनों कट जाते हैं। अरे वाह! मतलब झूलते समय आपका वजन कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ रस्सी की लंबाई मायने रखती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम पीडीएफ के आखिरी पेज 15 पर आ गए हैं, जहां सारांश और महत्वपूर्ण सूत्र की एक चीट शीट दी गई है और हमने सफलतापूर्वक इस पूरे पीडीएफ के हर एक कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। हाँ, एक छोटे से चैप्टर में हमने ब्रह्मांड की हर झूलती और कांपती हुई चीज का गणित समझ लिया। तो आज की इस गहन चर्चा को यहीं समेटते हैं। हमने पीडीएफ का हर पन्ना, हर सूत्र और हर चित्र लाइन बाय लाइन डिकोड कर लिया है। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।